छाया, जूही, प्राची, पूजा, हिमांशु, नीलम, कुमकुम, रूही, रिया, जाह्नवी, प्रियंका, मीनू, अवसार, रिया, माही, अनुराग, सौरभ, ऋचा, रणविजय, अरबाज, शोभा, सोनम, रोहित, रैम, ऋचा, विवेक, रणविजय, अंजना, नितिन, हिमांशु, नैन्सी, काजल, मोनाली, राज आजमगढ़, किरण, दीप। गुफाएं पर हमने छोड़ा था तो पूर्वी भाग में जो गुफाएं हैं वो उदयगिरी में है और खंडगिरी में। उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी में जो गुफाएं हैं वो है रानी गुम्फा गुफा, हाथी गुम्फा गुफा, गणेश गुम्फा गुफा और रवि गुम्फा गुफा। ठीक है, ये जो रवि गुम्फा गुफा है यह सबसे बड़ा है। दिस इज द लार्जेस्ट वन। रवि गुम्फा गुफा सबसे बड़ा है। खंडगिरी में है आनंद आनंद गुफा और एक और है नमामि गुम्फा। ये गुफाएं केव हैं, ये पत्थर को काटकर बनाई गई हैं जो गुफा स्थापत्य को प्रदर्शित करती है। लिखिए, मौर्योत्तर काल गुम्फा गुफा का नाम है समीना खान। गुम्फा गुफा का नाम है। लिखिए, मौर्योत्तर काल गुफाओं का चरमोत्कर्ष काल था। लिखिए, मौर्योत्तर काल गुफाओं का मौर्योत्तर काल गुफाओं का चरमोत्कर्ष काल था। मौर्योत्तर काल गुफाओं का चरमोत्कर्ष काल था। नहीं, स्थान पूरा नाम है रानी गुम्फा गुफा। गुम्फा शब्द है। लिखिए, इस काल में गुफाएं बड़ी और अलंकृत थी। इस काल में गुफाएं बड़ी और अलंकृत थी। इस काल में गुफाएं बड़ी और अलंकृत थी। मौर्योत्तर काल के पहले गुफाएं मौर्योत्तर काल के पहले गुफाओं का मुख्य द्वार सादा हुआ करता था। मौर्योत्तर काल के पहले गुफाओं का मुख्य द्वार सादा हुआ करता था। लेकिन अब अलंकरण होने लगा। लेकिन अब अलंकरण होने लगा। लेकिन अब अलंकरण होने लगा। पूर्ण विराम। पहले लकड़ी का उपयोग होता था। पहले लकड़ी का उपयोग होता था, परंतु अब पाषाण का उपयोग किया जाने लगा। पहले लकड़ी का उपयोग होता था, परंतु अब पाषाण का उपयोग किया जाने लगा। यह है मौर्योत्तर काल की गुफा स्थापत्य। अब हम गुप्त काल का देखेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गुप्त काल में गुप्त काल में गुप्त काल में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गुप्त काल में गुफा स्थापत्य का महत्व घट गया। गुप्त काल में गुफा स्थापत्य का महत्व घट गया। घट गया। निकिता, नमामि 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 गुफा। इस काल में हमें मुख्यतः 3 गुफाएं मिलती हैं। इस काल में मुख्यतः 3 गुफाएं मिलती हैं। इस काल में मुख्यतः 3 गुफाएं मिलती हैं। नंबर 1 बाघ गुफा। नंबर 1 बाघ गुफा। नंबर 2 उदय गिरी गुफा। और तीसरा मंडगिरी गुफा। ये जो मंडगिरी गुफा है यह बिहार में है और बाकी दोनों गुफाएं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। लिखिए अगली लाइन।
गुप्त काल कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि अजंता, एलोरा, जूनागढ़ और नासिक, यह भी कहा जाता है कि अजंता, एलोरा, जूनागढ़ और नासिक की कुछ गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। यह भी कहा जाता है कि अजंता, एलोरा, जूनागढ़ और नासिक की कुछ गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। पूर्ण विराम। अजंता और बाघ की गुफाएं, अजंता और बाघ की गुफाएं, अजंता और बाघ की गुफाएं स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्व नहीं रखती है। अजंता और एलोरा बाघ की गुफाएं स्थापत्य की दृष्टि से महत्व नहीं रखती हैं, परंतु चित्रकला की दृष्टि से सौंदर्य बोध होता है। परंतु चित्रकला की दृष्टि से सौंदर्य बोध होता है। परंतु चित्रकला की दृष्टि से सौंदर्य बोध होता है। पूर्ण विराम। अजंता की गुफा नंबर 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो यह है गुप्त काल में गुफा स्थापत्य। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका समय लाइन क्या है? 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहां पर अजंता गुफा है। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 चैत्य है और 25 विहार है। जिसमें से 4 चैत्य है और 25 विहार है। चैत्य माने पूजा स्थल, विहार माने रहने का स्थान। ये जो चैत्य है, हमारे होने वाले ब्यूरोक्रेट साहब लोग, ये हीनयान को समर्पित है। यह हीनयान को समर्पित है। यह हीनयान को समर्पित है। और जो ये 25 विहार हैं, रहने के स्थान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट साहब, यह महायान को समर्पित है। यह महायान को समर्पित है। यह महायान को समर्पित है। अरबाज, अवसार, काजल, विनय, लवकुश, शिवम, आरती। समझ में आया? अब जो अजंता की गुफा है, यहाँ पर हमें फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलता है। अजंता की गुफा में हमें फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलता है। फ्रेस्को चित्रकला देखने को मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये फ्रेस्को क्या है? कलर ले लो और पाइप से कलर खींचो और फिर दीवार पर फूकिए और डिजाइन बनाइए, तो उसे कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। यहाँ पर जो अजंता में गुफा नंबर 16 है, जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है, इसको भारतीय चित्रशाला, इंडियन आर्ट ऑफ गैलरी कहा जाता है। इसको इंडियन आर्ट ऑफ गैलरी कहा जाता है। इसको इंडियन आर्ट ऑफ गैलरी कहा जाता है। इसको इंडियन आर्ट ऑफ गैलरी कहा जाता है। इसमें कुल 3 चित्र हैं। इसमें कुल 3 चित्र हैं। इसमें गुफा नंबर 16 में 3 चित्र है। आपने जीएस की क्लास में पढ़ा होगा। एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है। एक राजकुमारी है, वो ऐसा प्रदर्शित है कि जैसे लग रहा है कि प्राण निकल रहे हैं। टाइम प्रिंसेस। एक उपदेश देते हुए बुद्ध का चित्र है। एक उपदेश देते हुए गौतम बुद्ध का चित्र है। और एक उड़ती हुई अप्सरा, एक उड़ती हुई अप्सरा, फ्लाइंग अप्सरा का चित्र है। फ्लाइंग अप्सरा का चित्र है। तो अगर आ जाए अजंता की गुफा नंबर 16 का निर्माण किसके समय हुआ, तो टिक कर दीजिएगा गुप्त काल में हुआ। अगर एग्जाम में आए कि निम्न में से किस गुफा को भारतीय चित्रशाला कहा जाता है, तो 16 नंबर टिक कर दीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि गुफा नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन से चित्र हैं, मरणासन राजकुमारी, उपदेश देते हुए बुद्ध और उड़ती हुई अप्सरा। ठीक है। और अजंता की जो गुफाएं हैं, ये 2 मंजिला हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो 2 मंजिला हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो 2 मंजिला हैं। डबल स्टोरी है। अब अजंता के बाद एलोरा की गुफाएं। अब अजंता के बाद एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं की यदि बात करें तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से ये 34 गुफाएं हिंदू माइथोलॉजी, बौद्ध माइथोलॉजी और जैन माइथोलॉजी तीनों को समर्पित है। हिंदू, बौद्ध और जैन माइथोलॉजी को समर्पित है। ठीक है। अब यदि हम बात करें हिंदू माइथोलॉजी के लिए 12 गुफाएं हैं, बौद्ध माइथोलॉजी के लिए 17 गुफाएं हैं और जैन माइथोलॉजी के लिए 17, 12, 29 और 5, 34 5 गुफाएं हैं। कुल 34 गुफाएं हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों को समर्पित है।
तीनों माइथोलॉजी को समर्पित है। हिंदू परंपरा के लिए 12 गुफाएं, बौद्ध परंपरा के लिए 17 गुफाएं और जैन परंपरा के लिए कुल मिलाकर 5 गुफाएं हैं। तो इस प्रकार एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ये जो जैन गुफा है, यहाँ पर 2 गुफाएं बहुत ही फेमस हैं और हमारे एग्जाम के लिए सवाल है। एक का नाम है इंद्र सभा और एक का नाम है जगन्नाथ सभा। अगर एग्जाम में आ जाए इंद्र सभा संबंधित है तो टिक कर देना एलोरा गुफा से संबंधित है। अगर आ जाए जगन्नाथ सभा किससे संबंधित है तो लिख देना एलोरा गुफा। ठीक है आरती कुमारी, इतने कंटेंट में काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ठीक है, जितना मुंह से बोला है मैंने उतना 200 शब्द है। बोर्ड पर केवल मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बाकी मैं मुंह से लगातार बोल रहा हूं। गुफा स्थापत्य आएगा तो कल हमने गुफा स्थापत्य शुरू किया था, मौर्य काल से बताना शुरू किया था, मौर्योत्तर काल तक आए थे, फिर पश्चिमी भाग तक कर लिया था, आज मौर्योत्तर काल का पूर्वी भाग किया, फिर गुप्त काल का गुफा स्थापत्य किया। अब हम लोग अजंता एलोरा के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। जिन्नी हीनयान और महायान को समझा दीजिएगा। मान्यवर, हीनयान महायान आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था जब दूसरी बार तो हीनयान और महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। हीनयान जिन्नी जी बुद्ध को भगवान नहीं मानता, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर का दर्जा देता है। हीनयान की भाषा पाली थी, महायान की भाषा संस्कृत थी। हीनयान गौतम बुद्ध की पूजा प्रतीकों के रूप में करता है, जैसे उनका पद चिन्ह है, जैसे चक्र, धर्म चक्र, प्रवर्तन, और महायान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करता है। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ना है अगर हीनयान महायान तो हमारी जीएस की क्लास में आ जाइए, स्वागत है। तो जैन माइथोलॉजी के लिए इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा है। ठीक है, अब एलोरा में कुछ गुफाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया करके उनको लिख लीजिए। गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 10 में हमें भगवान विश्वकर्मा का चित्र मिलता है। गुफा नंबर 10 में हमें भगवान विश्वकर्मा का चित्र मिलता है। गुफा नंबर 14 रावण की खाई 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 है। गुफा नंबर 15 में हमें दशावतार का चित्र मिलता है। गुफा नंबर 15 में हमें दशावतार का चित्र मिलता है, माने भगवान विष्णु के 10 अवतार। ठीक है, गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर या कैलाश लेनी। गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर या कैलाश लेनी। गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर या कैलाश लेनी। गुफा नंबर 15 कैलाश मंदिर या कैलाश लेनी। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? लिख लीजिए। लिख लिया? अब आइए बाघ गुफा, जो कि गुप्त काल का है, मध्य प्रदेश। बाघ गुफा में जो गुफाएं हैं वो बौद्ध परंपरा को समर्पित हैं। बाघ गुफाएं बौद्ध परंपरा को समर्पित हैं। नासिक गुफा, नासिक में कुल 23 गुफाएं हैं। नासिक गुफा में कुल 23 गुफाएं हैं। नासिक गुफा में कुल 23 गुफाएं हैं और ये हीनयान को समर्पित है। बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय है उसको समर्पित है। इसका जो गुफा संख्या 23 है उसे पांडव लेनी कहा जाता है। जो गुफा संख्या 23 है उसको पांडव लेनी कहा जाता है। गुफा संख्या 23 को पांडव लेनी कहा जाता है। ठीक है, एक गुफा और जान लीजिए, कई जगह आता है। जूनागढ़ में जो गुफा है उसी पर अभिलेख है। जूनागढ़ में जो गुफा है उसी पर अभिलेख है। किसका किसका अभिलेख है? कौन कौन बताएगा क्लास में? कहाँ है? सौराष्ट्र में है, गुजरात में। इस पर अभिलेख है। इस पर जो अभिलेख है उस पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन का जिक्र है क्योंकि रुद्रदामन के समय में पहली बार विशुद्ध संस्कृत का उल्लेख हुआ था और स्कंदगुप्त का उल्लेख है जूनागढ़ गुफा में अभिलेख में। ठीक है, तो अब अगर मेंस का सवाल बने एग्जाम के लिए कि मौर्योत्तर काल माने लेटर मॉडर्न में कला के विकास की रूपरेखा प्रदर्शित कीजिए। अगर यह सवाल मेंस में आ जाए तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? या सवाल आ जाए कि मौर्योत्तर काल में कला के विकास की व्याख्या कीजिए, मान लो व्याख्या पूछ ले, तो अब तक हम लोगों ने जो लिखा है उसी को लिख देना है। तो क्या भाग 1 में क्या लिखेंगे? भाग 1 में तो 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन टाइप का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाग 1 लिखिए। मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के विभिन्न कलाओं की निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता है कि नहीं है? गुफा बनना शुरू हुआ, यहां भी गुफा बन रहा है। मौर्योत्तर काल में
मौर्य काल के कलाओं की निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता है कि नहीं है, लेकिन एक परिवर्तन है कि अब हमें कला का वृहद स्वरूप देखने को मिलता है। तो पॉइंट नंबर 2, मौर्योत्तर काल में हमें कला का वृहद स्वरूप देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में हमें कला का वृहद स्वरूप देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में हमें कला का वृहद स्वरूप देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, मौर्योत्तर काल की कला में वृहद अलंकरण है। अभी आपने लिखा है मौर्योत्तर काल की कला में वृहद अलंकरण है। मौर्योत्तर काल की कला में वृहद अलंकरण है। अगला पॉइंट, मौर्योत्तर काल की कला पर विदेशी प्रभाव, मौर्योत्तर काल की कला पर विदेशी प्रभाव ब्रैकेट में गांधार कला परिलक्षित होता है। मौर्योत्तर काल की कला पर विदेशी प्रभाव ब्रैकेट में गांधार कला परिलक्षित होता है। अभी आपने जितना गुफा लिखा सब धर्म को समर्पित है। लिखिए अगला पॉइंट, मौर्योत्तर काल की कला धर्म से प्रेरित है। मौर्योत्तर काल की कला धर्म से प्रेरित है। ये रहा भाग 1। पूजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर भाग 2 में आ रहा है। भाग 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिखा, जिसे आप कह सकते हो प्रकृति मौर्योत्तर काल की कला की। भाग 2 में हम लिखेंगे मौर्योत्तर काल में कला के विभिन्न रूप। भाग 2 में हम लिखेंगे मौर्योत्तर काल की कला के विभिन्न रूप। मौर्योत्तर काल की कला के विभिन्न रूप। पूजा जी, जो आप पूछ रही थी, विभिन्न रूप में हम एक एक करके बताएंगे। ए, स्तूप कला। जितना आपने मौर्योत्तर काल के स्तूप के बारे में लिखा है उतना लिख दीजिएगा। अभी हमने गुफा किया है तो गुफा स्थापत्य कला कर देना। जितना हमने मौर्योत्तर काल और लिखा है उतना लिख देना। और तीसरा आएगा वास्तुकला। ये अभी हमको कराना है, ये अभी हम कराएंगे। वास्तुकला अभी कराया नहीं है, कराएंगे, लेकिन प्रश्न के फॉर्मेट में मैंने बता दिया। हाँ पूजा जी, इसी में आएगा। देखो भाग 1 में प्रकृति जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखवा दिया। भाग 2 में आप एग्जामिनर को बताओगे कला के विभिन्न रूप। ऐसा तो है नहीं कि एक ही रूप है कला का। स्तूप कला के बारे में बताएंगे जो हमने लिखवाया है, बताया है। गुफा स्थापत्य के बारे में लिखेंगे है? और वास्तुकला के बारे में लिखेंगे। तो इसके आंसर फॉर्मेट में मैं लिख देता हूं कि वास्तुकला 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 अभी मुझे करवाना है, अभी आगे कराऊंगा। एग्जाम में मत लिख देना कि अभी आगे कराऊंगा, तो उसको यहाँ पे लिख देना। मैं आंसर फॉर्मेट दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि आप में से कुछ लोग कहोगे अरे सर वास्तुकला तो बताया ही नहीं आप, तो अभी आगे आएगा। ठीक है। और भाग 3 एग्जामिनर साहब को बताएंगे कि मौर्योत्तर काल की कला का प्रभाव क्या पड़ा। तीसरा बताएंगे एग्जामिनर साहब को कि मौर्योत्तर काल की कला का प्रभाव क्या रहा। एक लाइन सामाजिक क्षेत्र में, एक लाइन आर्थिक क्षेत्र में और एक लाइन धार्मिक क्षेत्र में। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में 2 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं। आर्थिक क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला, धार्मिक क्षेत्र में धर्म को बढ़ावा दिया। और एक थर्ड पॉइंट जो हर आंसर में कॉमन है वो है निरंतरता। चाय का भोग लगा लीजिए, ठंडी हो गई थी, एक घूंट में पी लिया। और भाग 4 होगा, एक ही लाइन होगा कि निरंतरता हमें पल्लव काल में देखने को मिलती है। निरंतरता हमें पल्लव काल में गुफा स्थापत्य के रूप में देखने को मिलती है। निरंतरता हमें पल्लव काल में गुफा स्थापत्य के रूप में देखने को मिलती है। ये रहा आपका खूब बढ़िया। अगर मेंस का सवाल आ जाए तो ऐसे ही पार्ट वाइज लिख देना। एग्जामिनर साहब दिल खोल कर नंबर देंगे, कहेंगे वाह। ठीक है, समझ गए। अब आएंगे प्राचीन काल में वास्तुकला। ये नया टॉपिक। वास्तुकला को कहते हैं इस स्कल्पचरल आर्ट। वस्तु बनता है, मूर्ति बनती है। कंक्लूजन वही होगा शोभा भाग 4 की निरंतरता हमें पल्लव काल में गुफा स्थापत्य के रूप में देखने को मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर, इतिहास के सवाल में निरंतरता आपको एक लाइन जरूर लिखना है, क्योंकि इतिहास की विशेषता है परिवर्तन के साथ निरंतरता। ठीक है, इधर आइए वास्तुकला। अब वास्तुकला में क्या होता है? वास्तुकला में वस्तु आती है, वस्तु बोले तो मूर्ति कह लो, और वास्तुकला में मृदभांड आता है, मिट्टी का बर्तन भी वस्तु है। अब वास्तुकला को हम कैसे पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता में वास्तुकला, सिंधु सभ्यता में वास्तुकला पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल में वास्तुकला पढ़ेंगे अगर कोई है तो। फिर मौर्योत्तर काल में वास्तुकला पढ़ेंगे, फिर मौर्योत्तर काल में वास्तुकला पढ़ेंगे, और फिर गुप्त काल में वास्तुकला पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकली। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की वास्तुकला की बात करें तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाषाण वास्तुकला मैंने चित्र भी आपको दिखाया था। मनुष्य का धड़ याद है, पत्थर की नर्तकी याद है, कांस्य वास्तुकला पढ़ चुके हैं आप, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति याद है, इक्का दाढ़ी दैमाबाद से याद है? नहीं याद है? अन्य धातु की वस्तुएं, अन्य धातु की वास्तुकला, लोथल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, बर्ड, रैबिट, डॉग और ऑक्स। और मृदभांड हम पढ़ चुके हैं, दिखाया था बांसुरी नुमा छिद्रित मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड बताया था ना। बोलिए, बताया था कि नहीं बताया था? संजना स्तूप कला की निरंतरता तो हम बता चुके हैं क्लास में आपको कल।
कि गुप्तोत्तर काल में ह्वेनसांग स्तूपों के बारे में बताता है, लेकिन हमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। कल बताया था, कल बताया था। इधर समझिए, नया टॉपिक है वास्तुकला। वास्तुकला में दो चीजें आती हैं, वस्तु माने मूर्ति और निर्भांड। अब वास्तुकला को कैसे तैयार करेंगे, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में वास्तुकला देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता में वास्तुकला पढ़ चुके हैं हम लोग, पाषाण वास्तुकला, कांस्य वास्तुकला, अन्य धातु की वास्तुकला और निर्भांड। ये पोर्शन है, किया है कि नहीं किया है? कोई बोल ही नहीं रहा है क्लास में, सब सन्नाटा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कराया है ना? यस। मौर्य काल में हमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, और स्तंभ देखने को मिलता है, पिलर मिलता है ना। तो अब यहां पर हम देखेंगे, आपको याद है इंडो ग्रीक, ग्रीक आक्रमण का प्रभाव, और मौर्य काल से पहले भी आक्रमण हुआ था, जिसका परिणाम था गांधार कला। तो क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं, इधर देखिए, क्रोनोलॉजिकली देखिए, मौर्य काल से पहले भी यमन आक्रमण हुआ था, यहां पे भी ग्रीक आक्रमण हुआ था ना। कोई बोल ही नहीं रहा है, जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मौर्य काल से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था ना, एक हखामनी वंश का और एक यमन सिकंदर का। और मौर्य काल के बाद भी आक्रमण हुआ था, जिसे कहते हो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, याद आ रहा है? तो इस ग्रीक आक्रमण का प्रभाव था गांधार कला। क्या इस ग्रीक आक्रमण का प्रभाव था गांधार कला? गांधार कला, जिसका विकास कुषाण काल में होता है, जिसका विकास कुषाण काल में होता है। और एक और है मथुरा कला। मथुरा कला स्वदेशी है पूरी तरह, इसका भी विकास कुषाण काल में होता है, इसका भी विकास कुषाण काल में होता है। एक है सातवाहन माने मौर्योत्तर काल, यहां पर जो कला विकसित होती है उसका नाम है अमरावती कला, अमरावती कला। और फिर गुप्त काल में जो कला विकसित होती है उसे कहते हैं सारनाथ स्कूल या सारनाथ कला। तो यह है बेसिकली आपका वास्तुकला का विकास, यह है बेसिकली आपका, यहां हो जाएगा सिंधु सभ्यता, जो पीछे हमने आपको बताया है। पाषाण वास्तुकला, धातु वास्तुकला, धातु में दो, एक कांसा और एक तांबा, और तीसरा मृदभांड। और ये टॉपिक हुआ आपका प्राचीन भारत में वास्तुकला का विकास या वास्तुकला। अब समझ में आ गया होगा। तो ये क्रोनोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि इस काल में कौन सी कला आ रही। नहीं, आप पूरी तरह गलत हैं पूजा जी, ठीक है? एक एक करके हम लोग करेंगे। क्रोनोलॉजी समझ गए? क्रोनोलॉजी आप लोग समझ गए? अरे विशाल जी, आपको जाना है क्लास से तो जाइए, कितनी बार बाय लिखोगे? किसको बताना चाहते हो कि देखो भैया हम जा रहे हैं? जिसको पता करना होगा वो आपको फोन मैसेज कर ही लेगा, अभी रात में गुड नाइट कर लेगा। गुड नाइट गुड मॉर्निंग तो करते ही होगे ना। तो बाय कर रहे हैं बहुत देर से भाई विशाल जी, देख लो, जिसको बताना चाह रहे हो वो देख लीजिए। सबसे 15-16 बार तो हम ही देख चुके, लिख चुके हैं बाय बाय बाय। बड़ी समस्या है। आना है तो वेलकम भी करना है, जाना है तो बाय भी करना है, पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाना है, चैट भी करना है, बतियाना भी है, रिवीजन भी करना है, एग्जाम भी देना है, और सबसे मजेदार बात की एग्जाम पास भी करना है, कलेक्टर भी बनना है, एसपी भी बनना है, IRTS भी बनना है, रेवेन्यू कमिश्नर भी बनना है, एम्बेसडर भी बनना है। बड़ा काम है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना, ज्योग्राफी भी पढ़ना। बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बाय भी करना है और वेलकम भी करना है। सारी प्रॉब्लम तो यही है? अरे पिताजी को कहना विशाल आचार्य जी मेरा प्रणाम बोलना, कह देना आप, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। चलिए आइए, तो क्रोनोलॉजी समझ गया ना? अब तो कोई नहीं सुनेगा ना, सुनेगा कह रहा हूं, अब तो कोई नहीं भूलेगा ना क्रम। अब हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे, एग्जाम में जो सवाल आएगा उसका उत्तर लिख देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके। गांधार कला, गौर से देखना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। गांधारा आर्ट,
कभी नहीं भूलोगे। मैं मुंह से बोल रहा हूं और समझा रहा हूं। जी फॉर गांधारा, इस जी का मतलब ग्रीक इंपैक्ट, ग्रीक प्रभाव, इसलिए इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट माने हेलेनिस्टिक कला। जी फॉर यूज ऑफ ग्रे स्टोन, भूरे पत्थर का यूज। ये सब पॉइंट लिखना रहेगा एग्जाम में। भूरे पत्थर का यूज, एरिया उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना रहेगा। थीम माने विषय वस्तु, क्या है? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का विषय वस्तु है। और मूर्ति किसकी बनी? बुद्ध की मूर्ति बनी। क्या समझे? गांधारा आर्ट, ग्रीक इंपैक्ट, ग्रीक प्रभाव, हेलेनिस्टिक कला, ग्रे स्टोन का यूज, एरिया कहां विकसित हुई? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या है? उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, गांधार, जलालाबाद, ये सब एरिया है जहां पर गांधार कला विकसित हुई। शाह जी की ड्योढ़ी कल लिखवाया था स्तूप में, शाह जी की ड्योढ़ी। एक और सुना होगा बामियान, जहां पर बामियान, ये सब एरिया है, ये सब एरिया है। स्वात घाटी, अब ये मत कहना कि मेंस में कैसे लिखेंगे, शुरू हो जाना ऐसे पॉइंट वाइज शब्दों में, ठीक है? ये कला, इसको गांधारा आर्ट को किस किस नाम से पुकारा जाता है? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, साफ साफ अक्षरों में ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रीको बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म और हेलेनिस्टिक तो मैंने बताया ही, इतने नाम है इसके। थीम है बुद्धिज्म, एरिया के बाद लिखा है थीम माने विषय वस्तु। थीम की हिंदी होती है विषय वस्तु, बौद्ध धर्म से प्रेरित है। समीना खान। गांधार इस कला का केंद्र था, गांधार इस कला का केंद्र था। इस कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। बोधिसत्व जानते हैं ना? बुद्ध और बोधिसत्व पढ़े होंगे बामियान के बाद। स्वात घाटी, शोभा शर्मा, स्वात घाटी है। अरे विशाल जी, आप तो बहुत देर से बाय कर रहे थे, अब तो क्लास में हैं आप, तो काहे झूठ बोल रहे थे? हैं? किसको बता रहे थे कि बाय बाय? अच्छा तो मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना है। वाह गजब, ठीक है। अब गांधार कला की मूर्तियों की विशेषताएं क्या है? गांधार कला की मूर्तियों की विशेषता क्या क्या है? विशेषता यह है कि मानव शरीर की सुंदर रचना, मानव शरीर की सुंदर रचना, शरीर बहुत सुंदर बना है। नहीं समीना खान, बोधिसत्व का मतलब जो बुद्ध बनने की दिशा में अग्रसर हैं। बुद्ध वो हैं जिनको निर्वाण मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, और बोधिसत्व वो हैं जिनको ज्ञान प्राप्ति होना है। ऐसे समझ लो, जो तैयारी, जो सेलेक्ट हो गए और जो सिलेक्शन की प्रक्रिया में है, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, प्री मेन इंटरव्यू के चक्र में चल रहे हैं, ठीक है। शारीरिक सौष्ठव है, मतलब शरीर बहुत सुंदर है, हष्ट पुष्ट, शारीरिक सौष्ठव। सौष्ठव का मतलब समझते हैं ना? हष्ट पुष्ट मतलब तंदुरुस्त। ये नहीं कि दुबला पतला मूर्ति बनी है, है? वस्त्र जो पहने हैं वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। जो मूर्तियों में वस्त्र पहनाया गया है वो वस्त्र पारदर्शी है, वस्त्र पतला है, और रोमन टैगा ड्रेस है। उस ड्रेस का नाम है रोमन टैगा ड्रेस। ये ड्रेस है, रोमन लोग रोमन लोग रोमन लोग पहनते हैं, रोमन लोग पहनते हैं, ठीक है। अब दाढ़ी है चित्र में, यस। मूछ है चित्र में, यस। दाढ़ी है, मूछ है। जो ललाट है, ललाट समझते हैं ना? माथा, मस्तक खूब चौड़ा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोरहेड, खूब चौड़ा है, ठीक है। ये ललाट है, जो मस्तक है ये खूब चौड़ा है। और जो बुद्ध का चेहरा है, बहुत बढ़िया, जो बुद्ध का चेहरा है वह ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। जो बुद्ध का चेहरा है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। रोमन टैला ड्रेस है भाई, जैसे पैंट बुशर्ट आप पहनते हैं ना, जस्ट लाइक हम आप पैंट शर्ट पहनते हैं ना, तो दैट इज अ सिंपल ड्रेस। ऐसे ये रोमन टैला ड्रेस। तो जो गांधारा आर्ट है, जो गांधार कला है, उस गांधार कला में जो बुद्ध का चेहरा है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। कपड़ा पहना है रोमन। हेलो, बहुत खूबसूरत। इसी को लेकर प्रश्न बना है। गांधार कला में ग्रीक और रोमन का मिश्रण है, टिप्पणी कीजिए। देखा कैसे मेंस का सवाल बना? खेल खेल में मेंस का सवाल बन गया कि गांधार कला इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट। कमेंट, कमेंट, टिप्पणी कीजिए। अरे शोभा जी, अभी गांधार कला पीछे बताया, उसी की तो विशेषता पढ़ रहे हैं। मुद्रा भी बताएंगे हम, सवाल यहीं पे आ गया। खुशबू जी,
तो मैंने कहा लगे हाथ सवाल बता दें, अभी तो विशेषता बता ही रहे हैं, लेकिन सवाल कैसे बना समझ में आ गया ना? हेलो एवरीवन, मेंस में जो सवाल बना कि गांधार कला ग्रीक और रोम दोनों की कलाओं का मिश्रण है, टिप्पणी कीजिए, तो उस पर है ये। या दूसरे शब्दों में, अथवा देखिए दूसरे शब्दों में कैसे प्रश्न बन रहा है, अथवा देखना दूसरा प्रश्न, गांधार कला यूनान की उतनी ही रही है जितनी रोम की, टिप्पणी कीजिए। देख रहे हैं सवाल, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है। जब प्रश्न पढ़िए, गांधार कला यूनान की उतनी ही रही है जितनी रोम की, टिप्पणी कीजिए, अथवा गांधार कला में ग्रीक और रोमन का मिश्रण है, टिप्पणी कीजिए। और ये दोनों सवाल मेंस में आ चुका है, ये दोनों सवाल आपके सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में यह सवाल आ चुका है। आप उठा के अनसॉल्व पेपर देख लेना, जीएस पेपर 1 सीएसई का, जो सीएसई माने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके जीएस पेपर 1 में ये दोनों सवाल आ चुका है। ठीक है, अब अगली विशेषता है कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, जो मूर्तियां बनी है, वो उसमें भावुकता नहीं है, इमोशंस नहीं है, स्पिरिचुअल की दृष्टि से बनी। तो जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में आध्यात्मिकता दिखती है, माने स्पिरिचुअल है, भावनात्मक नहीं, इमोशंस लेस। जबकि मथुरा कला में भावनात्मक है। जो लाफिंग बुद्धा देखते हो ना, वो मथुरा कला है। ठीक है, अब गांधार कला में बुद्ध की विभिन्न विभिन्न मुद्राएं हैं। मुद्रा समझते हैं? मुद्रा, आज यहीं तक, मुद्राएं कल देखेंगे, मुद्राएं हम लोग कल देखेंगे। यहां तक समझ गए सब लोग? नहीं, पैसा नहीं, भाव भंगिमा। जैसे ये देखिए, इधर देखिए, इधर हाथ देख रहे हैं, अभय मुद्रा, ये वरदान देते समय अभय की, जाओ निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नमस्ते।